हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में इंडियन इकोनॉमी का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इस बुलियन एक्सचेंज को गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया। अब इसके पहले जब हम गुजरात की गिफ्ट सिटी पर एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे तो उसी दौरान हमने चर्चा की थी कि जल्दी ही यहाँ पर एक बुलियन एक्सचेंज को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा और बिल्कुल उसी के रिजल्टेंट देखिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया जा चुका है, लॉन्च कर दिया गया है। क्या है ये? यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, एक बुलियन और एक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हैं, बीएसई एनएसई है ना। स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं यानी कि शेयर्स होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है बाय दिस स्टॉक एक्सचेंज। और जो स्टॉक एक्सचेंज हैं ये बताते हैं कि किस शेयर के प्राइसेस क्या हैं, वो किस तरीके से घट अथवा बढ़ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा यानी कि खरीद और बिक्री होगी वो बुलियन की होगी, ना कि स्टॉक की। अब पहला सवाल है कि बुलियन है क्या। बुलियन देखिए फिजिकल गोल्ड और सिल्वर को कहा जाता है जो बहुत ही हाई प्योरिटी के हो। कुल मिला के सोना और चांदी को आप बुलियन कह सकते हैं। अब ये सोना और चांदी बार्स के फॉर्म में हो सकता है, इनगॉट्स यानी कि जो सिल्लियां होती हैं उनके रूप में हो सकता है, या कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है। इसे लीगल टेंडर भी माना जाता है और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इसे रिजर्व के तौर पे भी रखते हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी ये बुलियन होते हैं। तो बुलियन का मतलब क्या है? सोना और चांदी जो सिल्लियों के रूप में हो या कॉइन्स के रूप में हो या बार्स के रूप में हो, इसे खरीदा और बेचा जा सकेगा बाय दिस एक्सचेंज। और ये जो खरीद और बिक्री है ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है। मतलब इंडिया में सोने को या चांदी को अब इंपोर्ट भी किया जाएगा बाय दिस बुलियन एक्सचेंज और उसका रेट हमें यहां से पता चलेगा कि क्या रेट चल रहा है, क्योंकि रेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। तो कितने लोग खरीदने वाले हैं, कितने लोग बेचने वाले हैं इन दिस एक्सचेंज, इससे पता चल जाएगा कि जो बुलियन है यानी कि सोना और चांदी उसका रेट क्या है। अभी तक जो दुनिया के अदर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हैं उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता था कि सोना और चांदी का रेट चल क्या रहा है, लेकिन हमारे पास अपना खुद का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा तो हमें वहां से जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां पे ट्रेडिंग कर पाएगा आईआईबीएक्स में? क्वालिफाइड ज्वेलर्स। क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो है वो सोने को खरीद और बेच पाएंगे इस बुलियन एक्सचेंज का इस्तेमाल करके, और चांदी को भी। क्वालिफाइड होने का क्या मतलब है? क्वालिफाइड होने का मतलब यह है कि उनकी नेटवर्थ कम से कम 25 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका जो एनुअल टर्नओवर है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, उसमें 90% जो उनका टर्नओवर है वो सोने और चांदी में होना चाहिए, यानी कि प्रेशियस मेटल्स में। ऐसा नहीं कि आप कुछ और मेटल्स बेच रहे हैं और उससे आपका बहुत अच्छा टर्नओवर है, नहीं, सोने और चांदी में आपका 90% टर्नओवर होगा, तब माना जाएगा कि आप एक हैं क्वालिफाइड ज्वेलर और तब आप इस बुलियन एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं सोने और चांदी को खरीदने और बेचने के लिए। जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनके अलावा एनआरआईज यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस और इंस्टीट्यूशंस भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे इस बुलियन एक्सचेंज का। हाँ, उन्हें आईएफएससीए में खुद को रजिस्टर करना होगा, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को। वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे एक्सचेंज कर पाएंगे। जो ज्वेलर्स हैं वो दो तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो वो सीधे सीधे ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं, या फिर उनके पास ऑप्शन होगा कि वो ट्रेडिंग मेंबर के क्लाइंट बन जाए। ट्रेडिंग मेंबर बनने का मतलब ये है कि आपको आईएफएससी में अपनी एक सब्सिडरी या फिर ब्रांच खोलनी होगी। ये एक फिजिकल ब्रांच होगी, एक ऑफिस टाइप का। वहां पे आप अपने ऑफिस को खोलने के बाद बन सकते हैं ट्रेडिंग मेंबर और आप कई सारे क्लाइंट्स को ऐड करेंगे। तो या तो कोई सीधे सीधे ट्रेडिंग मेंबर बन जाए, अगर वो वहां पे फिजिकल ब्रांच नहीं खोलना चाहता तो फिर वो एक क्लाइंट बन जाए किसी ट्रेडिंग मेंबर का। तो दो तरीके हो सकते हैं ज्वेलर्स के लिए कि वो आईआईबीएक्स से कैसे जुड़ेंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे भारत में बुलियन एक्सचेंज को स्टैब्लिश करने के? हमारे पास गोल्ड को इंपोर्ट करने का एक एडिशनल प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। इसके पहले बैंक्स या कुछ नॉमिनेटेड एजेंसीज को ही अलाउ था कि वो इंडिया में गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते थे। थ्रू दिस बुलियन एक्सचेंज अब कई सारे जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होंगे वो भी इंपोर्ट कर पाएंगे बुलियंस को, सोने या चांदी को। सोना मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं। इससे हमें प्राइस की डिस्कवरी करने में भी मदद मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ट्रांजेक्शंस में। इसके पहले तक जो इंटरनेशनल लेवल पे बुलियन एक्सचेंज है हम वहां से ही प्राइस पता कर पाते थे, अब हमारे यहाँ खुद का एक बुलियन एक्सचेंज होगा। गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड अब यूएस डॉलर में होगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है तो डॉलर में ट्रेड किया जा सकेगा। तो जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग में शामिल हो सकेंगे। क्योंकि जो गिफ्ट सिटी है ये एक फ्री ट्रेड जोन है तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होगी उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से भी यहाँ पे ट्रेडिंग और अच्छे से इंसेंटिवाइज होगी। देखिए ये तो सच है कि इंडिया की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, मतलब इंडिया बहुत गोल्ड इंपोर्ट करता है, हाउस होल्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं।
तो एक मेजर प्लेयर तो है, लेकिन अभी तक हम प्राइस स्टे कर रहे हैं। जो ग्लोबल प्राइस चल रहा होता है उसी पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन अब इंडिया प्राइस डिस्कवरी में एक रोल प्ले करेगा। हमारा बुलियन एक्सचेंज भी बताएगा कि एक्चुअली में प्राइस क्या चल रहा है, और इस तरीके से एक ट्रेडिंग हब बन सकता है इंडिया पूरे एशिया में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीप सी माइनिंग के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी हाल ही में नेशनल साइंस अवार्ड को प्रेजेंट किया है इंडियन साइंटिस्ट को, जिन्होंने पहली बार लोकोमोटिव ट्रायल्स किए हैं डीप सी माइनिंग सिस्टम के सेंट्रल इंडियन ओशन में। देखिए, डीप सी माइनिंग का मतलब क्या है? डीप सी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो डीप सी समंदर के उस गहराई वाले हिस्से को कहा जाएगा जिसकी गहराई कम से कम 200 मीटर से अधिक हो। 200 मीटर से कम है तो शैलो वाटर हो जाएगा, फिर डीप सी नहीं होगा। डीप सी के लिए 200 मीटर से अधिक गहराई होना आवश्यक है। समंदर की तली में हमें मिलते हैं कई सारे मिनरल्स। उन मिनरल्स को डीप सीवेट से निकाला जाता है। और यहां पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं डीप सी की, तो समंदर का 2/3 हिस्सा तो डीप सी में है और वहां पे खूब सारे मिनरल्स हैं। उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने को लेकर होड़ मची रहती है। हालांकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब हम डीप सी में माइनिंग करते हैं मिनरल्स की, तो इससे मरीन बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को काफी नुकसान होता है। इंडिया के पास इतनी एक्सपर्टीज और नॉलेज है भी नहीं कि हम इन्हें बचाते हुए डीप सी माइनिंग कर सकें। स्टिल इंडिया इस रेस में जाना चाहता है और डीप सी माइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो मिनरल डिपॉजिट अभी हमारे पास लैंड पे हैं वो एक्सप्लॉइट हो चुके हैं और हमें ज्यादा मेटल्स चाहिए, जैसे कि कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, लिथियम, कोबाल्ट। क्योंकि जो स्मार्टफोन्स हैं या जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट बनते हैं, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स या बैटरीज, इनमें इन मेटल्स का इस्तेमाल होता है और इनकी कमी हो रही है। जबकि नोड्यूल्स के फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, ये समंदर में बिखरे होते हैं। इन्हें वहां से माइन करना हालांकि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट दिखाता है, लेकिन वहां से इन्हें निकाल के इन मेटल्स की नीड को पूरा किया जा सकता है। दैट इज द रीजन कि इंडिया बहुत इंटरेस्टेड है। इसके अलावा कुछ और जानकारी हमारे पास, बुआ बेस्ड कोस्टल ऑब्जर्वेशन एंड वाटर क्वालिटी नाउकास्टिंग सिस्टम। सबसे पहले इसको डेवलप किया गया है इनकॉइस के द्वारा। इनकॉइस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो ये बुए होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की तरह होता है। इस पे कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं और इसकी मदद से हम बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो ये रियल टाइम मेजरमेंट कर सकता है कोस्टल वाटर की क्वालिटी का 19 पैरामीटर्स पे। डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, न्यूट्रिएंट, हाइड्रोकार्बन, पिगमेंट, इसकी क्या स्थिति है पानी में, ये इसे इवेलुएट कर सकता है। और इसे डिप्लॉय किया गया है कोचीन कोस्ट पे। नाउकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग आप जानते हो, वेदर ब्रॉडकास्टिंग होती है, फोरकास्टिंग होती है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है वेदर के बारे में समय से पहले जानकारी दे देना, दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इन जनरल 24 घंटे में एक बार होती है, या फिर अगर कोई इमरजेंसी आई तो पहले भी जानकारी दे दी जाती है। लेकिन जो नाउकास्टिंग होगी, इसमें वर्ड है नाउ। नाउ मतलब अभी। अभी का मतलब ये है कि 2 घंटे के भीतर, हर 2 घंटे पे जानकारी दी जाएगी कि वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कुछ मेथड से यूज किए जाएंगे, रडार, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, और लगातार जानकारी दी जाती रहेगी, डिस्प्ले की जाती रहेगी कंप्यूटर्स पे कि वेदर की सिचुएशन क्या है, ताकि हम बेटर प्रिपेयर कर सकें खुद को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में है। नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, सीखिए और कमाइए। सीखने का मतलब यह है कि आपको अपस्किल किया जाएगा और कमाने का मतलब यह है कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये जो स्कीम है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव था कि जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उसमें 33% वुमेन होंगी, और उस टारगेट को भी मीट कर लिया गया है। एंड दैट इज द रीजन कि सीखो और कमाओ स्कीम अभी न्यूज में आई है। लर्न एंड अर्न, इंग्लिश में इस स्कीम को नाम दिया गया है। 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब जो भी पैसे खर्च होंगे वो केंद्र सरकार खर्च करेगी। ये जो स्किलिंग का काम है, ये माइनॉरिटीज के लिए है। ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें स्किल किया जाएगा, माइनॉरिटीज के लिए स्कीम है और 12 5 ईयर प्लान के लिए इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। माइनॉरिटी यंगस्टर्स जिनकी उम्र 14 से 35 वर्ष के बीच में है, उन्हें टारगेट किया जाएगा। एक और पॉजिटिव बात यह है कि जितने भी लोगों को अपस्किल किया जाएगा उसमें से 75% लोगों को प्लेसमेंट दिया जाएगा, 75% लोगों को जॉब मिलेगी। और जो 75% लोग जॉब अटेन करेंगे उनमें 50% लोगों को जॉब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दिया जाएगा, मतलब कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में जॉब दिलवाने की कोशिश करेगी सरकार, गारंटी लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी ट्रेन होना चाहता है उसके पास कम से कम 5th क्लास होनी चाहिए। आप 5वीं तक कम से कम पास हों। एक बार आपकी जॉब लग भी जाए उसके बाद भी 2000 रुपये पर मंथ आपको 2 महीने तक मिलेंगे, ताकि आपका एक अच्छा सा ट्रांजिशन हो जाए, आपको थोड़ी सी इनकम हो जाए और आप अपनी जॉब में चले जाएं। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऊपर है। वो कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज बनाती हैं, PIA, PIA, और वही उसे इंप्लीमेंट करती हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC के पास जिम्मेदारी है कि वो सीखो और कमाओ स्कीम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो 2 UT हैं, वहां पे इंप्लीमेंट करें।
फंडिंग का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। जो बेनिफिशियरीज होंगे वो वही 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज होंगी जो नोटिफाई की गई हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 के तहत। कौन सी हैं 6 कम्युनिटीज जो भारत में डिक्लेयर की गई हैं माइनॉरिटी? दोज आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। ये 6 हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज। हालांकि स्टेट और यूटीज चाहें तो अपने यहाँ किसी अन्य माइनॉरिटी को भी इस स्कीम का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या इस पूरे जो भी लोग बेनिफिशियरी हैं उनके 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस स्कीम के माध्यम से देश में किसी भी जगह पे अगर कोई भी चाहता है स्टेट, तो वो ऐसी इंस्टीट्यूशंस को पिक करेंगे जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हों आइडेंटिफाइड माइनॉरिटीज़ को। डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, ब्लॉक्स में उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि आप ट्रेन करिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में है। आरबीआई ने इसे अभी रिलीज किया है, जो कि 31 मार्च 2022 तक का डेटा लेकर इवैल्यूएशन करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि एक आम आदमी को फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सर्विसेज आसानी से मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। सर्विसेज जो मिल रही हैं क्या वो उनके लिए इजीली एक्सेसिबल हैं, अफोर्डेबल हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। इन सभी चीजों को संज्ञान में लिया जाता है जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। तो इसे रिलीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जहां पे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल सभी चीजों के डेटा को इवैल्यूएट किया जाता है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई बिना किसी बेस ईयर के और हर साल जुलाई में इसे इवैल्यूएट किया जा रहा है। फर्दर ये कैप्चर करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेटा पूरे देश के लिए। देखा जाएगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज की ईज कैसी है एक्सेस, अवेलेबिलिटी और यूसेज के मामले में। 97 इंडिकेटर्स हैं जो इवैल्यूएशन में आते हैं। यहाँ पे 0 से 100 के बीच में रैंक किया जाएगा या वैल्यू बताई जाएगी। 0 का मतलब है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, कोई इंक्लूजन नहीं है, और 100 का मतलब है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी को सर्विसेज मिल रही हैं। सभी का वेटेज है, एक्सेस के लिए 35, यूसेज के लिए 45 और क्वालिटी के लिए 20% का वेटेज रखा गया है, जिन्हें बाद में और डायमेंशंस में कैटेगराइज कर दिया गया है। इंडिया की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। लास्ट ईयर रैंक थी 56.4, इनफैक्ट इस साल इंप्रूव होकर 56.4 हुई है। पिछले साल 53.9 हुआ करती थी। सभी इंडाइसेस में इंडिया ने इंप्रूव किया है एक्सेस, यूसेज और इक्वलिटी में। अगला आर्टिकल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट के बारे में है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती, वहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है उसने एक प्लांट बैठाया है जिसके थ्रू वो ओशन थर्मल एनर्जी को यूज़ करेगी पावर जनरेट करने के लिए। इसमें होता क्या है कि देखिए, जो बड़ा समुद्र का सतह होता है ना, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। पूरी कहानी इसमें ये है कि प्लांट क्या करता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे ऊर्जा को उत्पादित करता है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए, जो भी ओशन का सरफेस होगा, वो ओशन का सरफेस इतना बड़ा सरफेस है, हमेशा उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली इंडिया का इलाका ट्रॉपिकल इलाका है, धूप पड़ती है, तो वो इलाका गर्म हो जाता है पानी का। और ओशन के अंदर का जो वाटर होता है वो होता है कैसा, ठंडा, कोल्ड वाटर। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना, ये काम होता है ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट का, जो हमारे काम की चीज़ है। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो NIOCT क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। किसके अंतर्गत आता है, तो आपको फंसाया जा सकता है अंदर की किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये असल में इंडिया में आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर, MOES के अंदर आता है। याद रखिए, साइंस एंड टेक के अंदर नहीं आ रहा है, MOES के अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, जो कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट लॉन्च किया। कहाँ, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में। कैपेसिटी 65 मेगावाट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाँ, इस जो एनर्जी कन्वर्जन का फॉर्म है जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पावर भी जनरेट होती है हीट इंजन के लिए। इसके अलावा और भी जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप AC में यूज़ कर सकते हो, आप उसको हाइड्रोजन इससे निकाल सकते हो, फ्यूल सेल्स के अंदर काम आता है। तो अलग अलग तरह का काम, जैसे सी वाटर डिसैलिनाइजेशन का काम होता है, वो भी इसके थ्रू किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि अगर OTEC जैसा कोई प्लांट लगाया तो इससे क्या होता है, क्या इससे पावर जनरेट होती है? आप कहेंगे हाँ होती है। क्या इसका इस्तेमाल सॉइल एग्रीकल्चर और एयर कंडीशनिंग में किया जा सकता है? तो हाँ, वहाँ भी किया जा सकता है। क्या इसका इस्तेमाल पानी को डिसैलिनाइज करने में, समुद्री पानी से नमक को कम करने में, क्षारता कम करने में किया जा सकता है? तो हाँ, वहाँ भी किया जा सकता है। तो ये सभी काम ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट कर सकता है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये टॉपिक हमने ऐसे देखा है ब्लू बॉन्ड्स के बारे में। ब्लू बॉन्ड्स के बारे में जानने से पहले आपके अंदर ये सवाल आना चाहिए कि आपको ये क्लैरिटी है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और बॉन्ड्स कौन इशू करता है, और स्पेसिफिकली अब ब्लू बॉन्ड्स का क्या नया गेम आया है इस बॉन्ड के मार्केट में। पहली बात,
बॉन्ड्स आर व्हाट आर दे आर अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी मान लीजिए आपको काम करना है, पास पैसे नहीं है, तो आप या तो आप कैश किसी से उधार लें, अगर कोई संस्था है या कोई गवर्नमेंट बॉडी है या कोई कंपनी है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। एक पेपर आप देंगे बॉन्ड के रूप में कि हमें 100 रुपये चाहिए, आप हमें 100 रुपये दे दो, तो अगले 5 साल तक हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे और 5 साल बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। या फिर आज ये बॉन्ड आप ले जाओ, 100 रुपये दो, और जब आप वापस करोगे तो हम आपको इस बॉन्ड के वापस करते टाइम 105 रुपये वापस करेंगे। ये तरीके होते हैं नॉर्मली जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करता है, ये होता है एक बॉन्ड। तो इसको जेम्स बॉन्ड के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरी बात, जैसे फाइनेंशियल बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो हर बॉन्ड का अलग काम होता है। कोई बॉन्ड आप लेके क्या करोगे, आप हो सकता है बैंक में कुछ काम करने वाले हो, उस बॉन्ड को से जो पैसे आ रहे हैं हो सकता है उससे आप एक घर बनाओ या आप कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोई पुल फाइनेंस करे। तो बॉन्ड से जो स्पेसिफिक फाइनेंस हो रहा है वो किस काम में हो रहा है, तो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, ब्लू बॉन्ड्स होते हैं, मसाला बॉन्ड्स होते हैं। तो देखिए हर कंट्री अलग अलग तरह के बॉन्ड्स इशू करती है। नॉर्मली बॉन्ड्स किस करेंसी में इशू होंगे, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब आपको बेचना है तो आप चाहोगे दुनिया के बेस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको पैसे दें, और दुनिया काम करती है डॉलर के ऊपर, तो आपको बॉन्ड देना है, आप बॉन्ड दोगे, वो आपको उतने डॉलर्स देंगे उधार, फिर आप उनको वापस करोगे। लेकिन कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक करेंसीज में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं ये सोचिए ज़रा। देखिए अगर आप डॉलर्स में किसी को बॉन्ड बेच रहे हैं और आज डॉलर के मुकाबले रुपये 70 रुपये का है, और जब वापस करने का टाइम आया तो डॉलर का रुपये 80 रुपये हो गया, तो आपको तो बहुत लॉस लग रहा है। आपने उधार लिया था, आपने कहा था डॉलर्स में पैसे आए, आपको हर डॉलर के 70 रुपये मिले थे, आज जब वापस करने हैं तो आपको हर डॉलर के 80 रुपये वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि रुपये की कीमत गिर गई है बॉन्ड के मुकाबले में। तो जो बोरोवर है, जो उधार ले रहा है बॉन्ड का, उसको नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए उस केस में क्या होता है, कभी कभी सबको पता होता है कि इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, स्ट्रांग होगी, तो वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में बॉन्ड इशू करते हैं। जैसे रुपए में इंडिया बॉन्ड इशू कर रहा है तो उसे कहते हैं हम मसाला बॉन्ड्स। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। उसी तरह से अलग अलग बॉन्ड्स इशू होते हैं। जैसे चाइना का डिम्सम बॉन्ड है, जापान का सैमुराई बॉन्ड है, तो वो उनकी डोमेस्टिक करेंसीज के बॉन्ड है। इंडिया का क्या था, वो मसाला बॉन्ड। ये हो गया बॉन्ड किस करेंसी में दिया जा रहा है, ठीक है। बॉन्ड हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको किस करेंसी में बेच रहे हो वो वाली बात होगी। जनरल बॉन्ड डॉलर्स में होते हैं, स्पेसिफिकली किसी देश अपनी करेंसी में बॉन्ड इशू कर रहा है तो उसका कुछ विशेष नाम होता है, ये आपको पता लग गया। लेकिन अब अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, जो पैसा आया उससे आप क्या कर रहे हैं। तो ब्लू बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिन बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो खर्च होगा ब्लू इकोनॉमी से संबंधित कार्यों में। तो एक अच्छा काम है, आप ओशन रिसोर्स के ऊपर खर्च करोगे, ओशन माइनिंग करोगे, सस्टेनेबल फिशिंग करोगे। तो लोग जो चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल एरियाज में पैसे इन्वेस्ट करें वो आकर आपका बॉन्ड ज़्यादा सहूलियत के साथ खरीदेंगे। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है पैसे लेके आप किसी ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सोलर पार्क लगा रहे हो, उसके लिए पैसा चाहिए तो आप ग्रीन बॉन्ड इशू करोगे, क्योंकि इस बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है वो ग्रीन कार्यों में लग रहा है, रिन्यूएबल कार्यों में लग रहा है। तो ब्लू बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर रिलेटेड टू ब्लू वाटर या ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज, चाहे वो फिशिंग हो, ओशन माइनिंग हो, एक सस्टेनेबल तरीका है। तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कैपिटल लिया जाता है ताकि वो मरीन और ओशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो पूरे किए जा सके। ये होता है ब्लू बॉन्ड। सबसे पहले सेशल्स ने ब्लू बॉन्ड इशू किए थे, एक कंट्री है उसने। अभी सेबी ने कहा है कि ऐसे बॉन्ड्स हमें भी इशू करने चाहिए फॉर मरीन एक्टिविटीज़। ये बातें हो गई। सेशल्स ने ये 2018 में लॉन्च किया था, $15 मिलियन का इनको वहाँ से जो कैपिटल उन्होंने रेज किया था। तो याद रखिए बॉन्ड्स क्या होते हैं, पता है आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तरह तरह के बॉन्ड्स किस करेंसी में आते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। जनरली बॉन्ड हमेशा डॉलर्स में ही होते हैं, जैसे ब्लू बॉन्ड इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो वो बॉन्ड जो ब्लू इकोनॉमी में काम करेगा वो ब्लू बॉन्ड है, जो ग्रीन इकोनॉमी में काम करेगा वो ग्रीन बॉन्ड्स होंगे। इस तरह के अलग अलग तरह के बॉन्ड्स इशू होते हैं ताकि इन्वेस्टर्स उनको और ज़्यादा फायदा दे पाए। खास बात, फायदा क्या होगा ब्लू बॉन्ड का, तो ब्लू बॉन्ड से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। लेट्स से कोई इंडियन कंपनी है जो चाहती है कि वो भारत के किसी क्षेत्र में मदद करे, तो उसको मौका मिल रहा है। एक डेवलपिंग कंट्री है जो मरीन इकोसिस्टम पे काम करे, तो वहाँ वो निवेश कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में जिससे कि फिशरीज को का भला हो, ठीक है। और जो लाइफ बिलो वाटर्स को सुधारने का जो हमारा एक गोल है SDG 14, उसकी पूर्ति की ओर भी बढ़ाया हुआ एक अच्छा कदम हो सकता है। अवेयरनेस बढ़ेगी मरीन इशूज़ के बारे में भी। तो ये तरीका है ब्लू बॉन्ड्स के बारे में। डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स की तरफ। डिजिटल लैंडिंग पहले क्या होती है, देखिए डिजिटल लैंडिंग ये होती है कि आपने कोई एक ऐप फ़ोन में खोला, कई सारे ऐप्स आजकल मार्केट में है जो आप खोलो, वो आपसे कहेंगे भाई अपना आप KYC कराओ, आधार कार्ड दो, डिटेल दो, आपने ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद आप उनसे पैसे ले सकते हो। आपको 1 महीने के लिए 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ऐसे लोन्स पे देते हैं। आप सोचेंगे कौन लेगा भाई ऐसे लैंडिंग, तो लेकिन जो लोग छोटे किसान हैं या छोटे लेवल पे काम करते हैं, जिनको हफ्ते हफ्ते पगार मिलती है या फिर महीने के अंत में पैसे चाहिए होते हैं, वो ये ऐप्स के थ्रू पैसा लेते हैं, क्योंकि ऐप ने KYC किया, वो आपको पैसे दे देंगे, आपको वापस करना होगा कुछ टाइम के बाद। अभी तक तो बहुत अच्छा है।
दिक्कतें ये आ रही है कि जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी हो गई हैं, जैसे किसी को फीस भरनी है स्कूल के अपने बच्चे की, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है, उनके पास पैसे कुछ समय बाद आएंगे, तो वो डिजिटली ऐप से पैसा ले लेते हैं। वो ऐप वाला KYC करके उनको पैसा दे देता है। जनरली जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 8%, 10%, 12% होती है, लेकिन जो ये डिजिटल लैंडिंग वाले हैं ये 25 से लेकर 40% तक चार्ज करते हैं, और पहले पता नहीं होता लोगों को कितने चार्ज। अगर आपने एक हफ्ता मिस किया तो वो 100% आपको पेनल्टी लगा देंगे, उनके खुद के नियम चल रहे होते हैं डिजिटल लैंडिंग में। तो ऐसे ऐप्स क्या करते हैं, आप मना करोगे कि हम नहीं देंगे, तो आपके फ़ोन के डेटा, अभी रिसेंट केसेस आए थे जहाँ वो उनके फ़ोन का पूरा डेटा हैक कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास परमिशन होती है ऐप के पास पूरे फ़ोन के सारे डेटास की। वो डेटा निकाल के उसके ऊपर फोटोज़ मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर फैला देते हैं, परिवार को खिलाफ धमकियां भेजते हैं, परिवार के लोगों की फ़ोटोज़ मॉर्फ कर देते हैं। उससे कई लोगों ने सुसाइड भी किए हैं। तो RBI को इसलिए लगा कि हमें ज़रूरत है इन पे चेंजेस करने की, नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की, इसीलिए उन्होंने डिजिटल लैंडिंग को सेफ बनाने के लिए अपना एक नॉर्म लेके आए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि डिजिटल लैंडिंग मतलब जो ऐप के थ्रू आपको लैंडिंग मिलती है, डिजिटली जो लैंडिंग की जाती है, ये बैंक से अलग होते हैं। तो इनमें अब ये बात की गई है कि जो एक LSP है, LSP मतलब हो गया लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। मान लीजिए आपकी कंपनी है, वो लैंडिंग प्रोवाइडर है, तो उसे लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। उन्होंने कहा है कि एक रेगुलेटेड एंटिटीज़ होंगी RBI की, जो इंश्योर करेंगी कि जो पैसा जा रहा है, लेट्स से बोरोवर के पास, बोरोवर जो उधार ले रहा है उसके पास जो पैसा जा रहा है वो RE के थ्रू जाए, और रेगुलेटेड एंटिटी जो होगी उसको परमिशन होगा कि कितना क्रेडिट आपको देना है, कैसे देना है। जो RE बॉडी होगा वो इंश्योर करेगा कि जितना भी डिस्पर्सन हो पैसे का, वो पहले जो है हमारे पास जो बोरोवर का अकाउंट है, LSP मतलब कंपनी हुआ, कंपनी से कितना पैसा गया वो पहले RE के पास जाएगा। जो रेगुलेटरी एंटिटी होगी वो देखेगी हाँ सही पैसा आ रहा है, वो पैसा फिर जाके जो बोरोवर है उसके अकाउंट में जाएगा। वो इंश्योर करेगी जितना पैसा दिया गया उतना ही पैसा उनको मिला है, और जो प्रोसेस होगा वो डायरेक्टली जो भी चार्जेस ये रेगुलेटरी एंटिटी काम कर रही है, तो मैं इसको कुछ पैसे मिलने चाहिए ना काम करने के, चीज़ें सहूलियत दे रहा है, सारा पैसा बोरोवर नहीं देगा, ये लीगल एंटिटी देगी जो पैसे दे रही है। जब भी कोई ऐसा काम होगा जहाँ पैसे उधार दिए जाएंगे, पहले ये जो LSP है लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये उस व्यक्ति को पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा, विच इज़ स्टैंडर्डाइज की फैक्ट स्टेटमेंट, KFS कहते हैं इसको। तो KFS दी जाएंगी जिसको बोरोवर साइन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, जिसके अलावा प्रॉपर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, क्या क्रेडिट लिमिट बढ़ रही है घट रही है, ये सब इसमें पहले मेंशन किया जाएगा। और नॉर्मली होता ये है क्या कि कभी कभी बोरोवर जो होता है उसने 2000 रुपये उधार लिया किसी काम के लिए, उसने पैसा वापस कर दिया टाइम पर, और उसको 2000 रुपये की लिमिट है, उसको उतना ही पैसा मिलता है, उसकी कमाई 10,000 रुपये, 2000 रुपये का उसने लिया था, किसी तरह वापस कर दिया। अब इस कंपनी को लगा कि ये टाइम पर पैसे वापस कर रहा है, इसको और पैसे देते हैं, 5000 देते हैं, 6000 देते हैं, उसकी लिमिट चाहिए भी नहीं, ज़बरदस्ती लिमिट इंक्रीज़ कर दी। और जब वो पैसे लेगा तो उसको चाहिए थे 2000, मिल गए उसको 5000, तो तुरंत तो वो आदमी खुश होगा कि उतनी एजुकेटेड सेक्टर पे नहीं हो रहा होता है और ज़रूरत होती है पैसे की, तो 5000 आए आपने खर्च कर दिए, पर देने टाइम आपके पास 2000 का ही जुगाड़ हुआ, आप 3000 लॉस में चल रहे हैं। अगर आपने 2000 लिए होते तो आप मैनेज कर लेते, अब इतना क्रेडिट आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो इंक्रीज़ हो रहा है क्रेडिट लिमिट में वो बंद कर दिया गया। बिना आप कंसेंट के क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा सकते। एक कूलिंग ऑफ पीरियड है कि इसके अंदर आप चाहो तो प्रिंसिपल पे करके इंटरेस्ट से बच सकते हो, ये नहीं कि आपको पेनल्टी लग जाएगी। और डेटा जो भी कलेक्ट किया जाएगा लैंडर्स के द्वारा, वो डेटा नीड बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फ़ोटोज़ ले ली उन्होंने, उनके पास जो प्रॉपर तरीका है, क्या कंसेंट उनको दे रहा है सामने वाला, जिसने लोन लिया है, क्या वो मान रहा है कि हाँ मैं डेटा देना चाहूँगा, और जो डेटा वो ले रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है उनके फाइनेंस के हिसाब से, वहीं पर वो एंगेज करेंगे। एक ग्रीवांस ऑफिसर होगा जो इंश्योर करे कोई दिक्कतें अगर आए बोरोवर को तो वो उनके पास जा सके, उस चीज़ों का सोल्यूशन हो सके वहाँ। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी समस्याएँ आ रही हैं, वो एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड होना चाहिए फ्रॉम जो आपकी रेगुलेटरी एंटिटी है उसके थ्रू। जितने भी क्रेडिट होंगे ये सारे रिपोर्ट किए जाएंगे CIC को बाय REs। RE क्या है भाई? रेगुलेटरी एंटिटी जो बीच में बोला कि आएगा, जो कि इंश्योर करेगा स्मूथ फंक्शनिंग। तो जितने भी प्रोडक्ट्स कोई बन रहे हैं प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट के, वो सारे जो हमारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी होगी उसको रिपोर्ट किया जाएगा किस तरह का है, कैसा है, ताकि क्लैरिटी बन पाए। ये बातें थी इसके ऊपर कि डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स क्या हैं, किससे रिलेटेड हैं, रेगुलेटरी एंटिटी क्या होती है, आपका LSP क्या होती है, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, RE क्या होती है, बोरोवर क्या होता है, और की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लैंडिंग नॉर्म्स के बारे में क्यों ये न्यूज़ में था, ये हमने पढ़ लिया। तो अगर आपसे पूछे कि जो बोरोवर है क्या वो डिसाइड करेगा रेट्स क्या होती हैं, या डायरेक्टली बोरोवर के पैसे में जो प्रोवाइडर है वो पैसा देगा, तो नहीं, वो पहले RE के अकाउंट में जाएगा। RE इंश्योर करेगा कि वो सब स्मूथली हो।
अगला आर्टिकल बात करता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन के बारे में। हमें पता है ना कि कोई आप मशीन बनाते हो तो उसको आपको आईपी मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आपको। एक तो प्रॉपर्टी फिजिकल होती है, आपने पैसे देके कुछ खरीदा वो आपकी चीज़ हो गई। कुछ चीज़ें आपने बनाया, फॉर एग्जांपल मशीन बनाई, कोई टेक्नोलॉजी बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई किताब लिखी, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जहाँ आपकी दिमागी मेहनत लगी है वो आपकी दिमागी मेहनत की प्रॉपर्टी है, तो उसको भी सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, तो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसी को लेकर जागृति बढ़ाने के लिए कि और लोगों को पता लग पाए, उन्होंने जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन चलाया है। सवाल ये किसने चलाया? ये चलाया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने, जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के अंतर्गत काम करती है, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर आपका इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी का इश्यूज आता है वो रिजॉल्व होता है यहाँ से, यहीं पे सारी चीज़ें इस पर रन होती हैं। तो आईपी अवेयरनेस किया जा रहा है ताकि बच्चों को पता लग सके कैसे आईपी इंपॉर्टेंट है, क्या क्रिएटिविटी कैसे बढ़ सकती है, और आपको पता रहे कि आप जो क्रिएट कर रहे हो उससे आपको कमाई हो सकती है, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो आप ज़्यादा फोकस करोगे उसके ऊपर, रेदर देन आप सोचो कि आपने कोई फिल्म बनाई, कोई चोरी करके ऐसी सीडीज़ बेच रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया पायरेट करके कोई ऐसे यूज़ कर रहा है। तो वो सब चीज़ें रोकने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन जो रन किया जा रहा है, अलॉन्ग विद जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके विशेष तौर पे यहाँ पे किया है, ताकि एक बेसिक अवेयरनेस और क्या बेसिक ट्रेनिंग होती है वो दी जाए आईपी प्रोटेक्शन को लेके, आईपी अवेयरनेस को लेके। यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे इस पर फोकस किया गया है। अगला है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम असल में रिलेटेड है एक चीज़ से जिसका नाम था PLI, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में तब मैन्युफैक्चर करेगी जब उनको कोई फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा ये होगा कि आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन अगर आप किसी एक कार टेक्नोलॉजी का कर रहे हो या मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इसलिए वो चीज़ होती है। अब वो इंसेंटिव कैसे मिलेगा उसके लिए एक PLI का पोर्टल होता है। तो जनरली यहाँ जो बात हो रही है ये किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है, ताकि ऑनलाइन ऑटोमेटिव डेटा ट्रांसफर हो पाए। जो भी क्रिटिकल डेटा चाहिए होता है, डेटा मतलब कितना वैल्यू प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कितना वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है। तो इसीलिए जितने भी लोग अप्लाई करते हैं PLI स्कीम के लिए, उन सभी को अपना खुद का एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम बनाना पड़ता है कि हम कितना संसाधन जनरेट कर रहे हैं, क्या सिस्टम होगा। तो एक सॉफ्टवेयर है ताकि उससे पता लगे क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब इसको ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि कंपनीज़ को बार बार जाके डेटा ना भरना पड़े, ये ना बताना पड़े हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो PLI जो ऑटो सेक्टर के लिए लॉन्च हुई थी 2021 में, किस मिनिस्ट्री ने की थी? हैवी इंडस्ट्रीज़ ने की थी। अब जो ERP सिस्टम है ये एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर सिस्टम है, ताकि जो भी डेटा की मॉनिटरिंग हो, जो वैल्यू एडिशन वो कर रहे हैं, जो उनको कितना पोर्टल में क्या क्या करना है, वो सब ऑटोमेट हो जाए, उनको ज़रा टेंशन ना हो चीज़ों को हैंडल करने में। तो उसकी ऑटोमेशन की तरफ लिया गया ये कदम है ताकि पेपर वर्क घट जाए और जो कंपनीज और इनोवेटर्स हैं वो ईजिली आके काम कर सकें, ताकि उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल पाए और वो काम कर पाएँ। अभी जो हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं वहाँ जो फोकस है वो है एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी काम करेगा उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए वो चाहे तो इंडिया में अगर पोर्टल बनाते हैं तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। तो इसमें आप डोमेस्टिकली जब प्रोड्यूस करते हैं तब वो मिलता है आपको इंसेंटिव। भारत में अगर आप कुछ निर्माण कर रहे हैं जो कि एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के आसपास है तो आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन कितना आपका प्रोडक्शन है, किस लेवल पे आप करें। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लॉन्च की गई। इसमें अलग अलग सेक्टर्स को और इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर प्राइमरी बात हो रही थी ऑटो सेक्टर की, जहाँ पर ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात आती है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट असल में पहले ये बताइए कौन जो है मिनिस्ट्री जो इसे अप्लाई करती है। तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिनिस्ट्री लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आप इतना याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका पार्ट है। तो ये अगर आपको याद रहे कि हाँ जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, वही फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी देखती है, तो ऐसे क्वेश्चन इजीली आपको याद रहेंगे। अच्छा ये मिनिस्ट्री की ये चीज़ की बात हो रही है तो ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ही एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इन्वोक करती है। क्या है भाई एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट? तो नाम से ही क्लियर है कि जो चीज़ें, जो ऐसी वस्तुएं हैं, जो कमोडिटीज़ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी कमी हो गई हो देश में, उनको कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर उनको आप ला सकते हैं। जैसे अभी अगर प्याज की कमी हो गई या चीनी की कमी हो गई तो वो कहेंगे इस चीज़ के ऊपर अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लग गया, तो कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन इसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकता मार्केट में। देखिए जनरली ये होता है कि कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं, लेट्स आप सेब खरीद रहे हैं, आप या आप लेट्स से चीनी खरीद रहे हैं, तो आप जितना चाहे चीनी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं,
लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आए कि देश में लगे कि चीनी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और चीनी को लोग कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं सब कुछ, और फिर उसको जब दाम बढ़ जाएगा तब बेचेंगे, तो एक शॉर्टेज क्रिएट किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लगाया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कितना स्टॉक आप रख सकते हैं अपने फैक्ट्री में, कितना प्रोडक्शन होगा, कौन कितना ले जा सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी कितना खरीद सकती है। तो ये लगाया जाता है जब ऐसी कमियां आती हैं। अभी जो दालों का दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो तूर दाल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट ने इस कदम उठाया ताकि तूर दाल की कीमतें कंट्रोल हों। तो इससे होगा क्या, होल्डिंग रुकेगी, ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, और प्रोडक्शन को लेकर ट्रांसपेरेंसी आएगी कि भाई कहाँ जा रही है दालें जो इतना बन रही है, इंपोर्ट होकर आ रही हैं। तो कोई कंपनी से इंपोर्ट करा के दाल, कोई प्रोडक्शन ओनर अपने रखते अपने गोदाउन्स में और सिर्फ 50 किलो निकाले हर हफ्ते, तो उसकी बहुत ज़्यादा दाम उन्हें मिलेंगे। तो उसको रोकने के लिए किया जाता है ये। और इस समय में जब 1955 में ये पास किया गया था, तो तब आपको याद है इंडिया फूड सफिशिएंट नहीं था, तो ऐसा कई जगह चावल दाल जैसी चीज़ों पर भी ये लगाया जाता था, चावल और गेहूं के ऊपर भी। अभी तो उड़द दाल के ऊपर लगाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की टू फॉर्म अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, देयर इज़ नो डिफाइंड यू कैन से मीनिंग ऑफ व्हाट इज एसेंशियल कमोडिटी। कोई भी चीज़ शेड्यूल में गवर्नमेंट चाहे तो ऐड कर सकती है, उन्हें लगा कि ज़रूरत है इसको अभी एसेंशियल कमोडिटी में ऐड करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, याद रखिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो चाहे तो किसी भी कमोडिटी को मोर और लेस वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाल के उसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये किया जाता है महंगाई कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इनकम टैक्स जो पे नहीं करते, इनकम टैक्स पे करने वालों को इससे बाहर रखा गया है। इसका मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, अटल पेंशन योजना क्या है। 18 से 40 इसकी एंट्री एज है, 60 साल इसकी एज है जब से आपको पेंशन मिलना शुरू होता है। अगर आपकी मृत्यु हो गई और आपका अमाउंट बाकी है तो वो आपकी स्पाउस को मिलेगा। वाइफ है तो वाइफ की मृत्यु होगी तो हस्बैंड को, हस्बैंड की मृत्यु होगी तो वाइफ को, और अगर तब भी दोनों की मृत्यु हो जाती है और कुछ पैसा बच रहा है तो आपके नॉमिनी को मिलता है। अटल पेंशन योजना वही लोग लाभ ले सकते हैं जो कि किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत नहीं है। अब ये चीज़ें ऐड की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कि जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं वो इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। तो अटल पेंशन योजना किसको टारगेट कर रही थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, लो इनकम ग्रुप्स को, जिनके पास कोई ऐसा सोशल नेट कवर नहीं है जो उनको बचा पाए बुढ़ापे में। तो ये उस चीज़ के लिए स्टार्ट हुई थी। कौन इसको एडमिनिस्टर कर रहा था, किसके अंतर्गत आ रही थी, तो PFRDA जो एक बॉडी है जो इसको देख रही थी, विच इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एडमिनिस्टर करती थी इसको। सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी को इसको कवर किया जा रहा था, सभी बैंक होल्डर्स के लिए खुला हुआ था। ये हो गई बात। कितने साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड करी थी, तो 5 साल के लिए। अब चेंजेस आ गए हैं कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद केवल जो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं केवल वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है उनका क्या होगा, उनको उनके पैसे जो एक्यूमुलेट हुए हैं वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल बात करता है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, कोई कंपनी जितना प्रॉफिट्स कमाती है, गवर्नमेंट का कहना है कि उसमें से कुछ प्रतिशत 2% पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको निवेश करना चाहिए समाज में। तो वो किस तरह से करेंगे, वो फ्रीडम होती है कंपनीज के पास। तो वो इंडिया ने ये स्पेसिफिकली ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड बनाया था ताकि जो कंपनी है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, चाहे आप एजुकेशन में करें, चाहे मीडिया में करें, चाहे किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, वाटर सैनिटेशन में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो कोल कंपनीज जो हैं वो मेजरली CSR को यूज़ करती है अपनी आसपास कोल माइन के इलाकों में लोगों का भला करने के लिए, जहां उनको टारगेट भी करना चाहिए। तो CSR कब आया, कैसा कॉन्सेप्ट है ये? CSR एक बहुत ही एथिकल कॉन्सेप्ट है, एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो CSR इंडिया में 2013 में लॉन्च हुआ था अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसके तहत 2% का जो उनका एवरेज नेट प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, वो उनको CSR इनिशिएटिव्स में लगाना होता है। ये वो कंपनी डिसाइड करती है कहाँ लगाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जहाँ हम एक ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच कहते हैं, जहाँ पर आप एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोशल इंपेरेटिव्स तीनों पर काम करते हैं। यानी तीनों क्षेत्र में एक समन्वय बैठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं बनाया तो कोई भी कंपनी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। वो या तो यहाँ की एनवायरनमेंट खराब हो जाएगी जहाँ आप ऑपरेट कर रहे हो, या सोसाइटी में अनरेस्ट फैल जाएगा। तो कुछ एजुकेशन वहाँ होना चाहिए ताकि वहाँ भी लोग आपका सामान खरीद सकें। कुछ इकोनॉमिक पावर होगी तभी तो कोई आपका सामान खरीदेगा। कंपनी खोलने से कंपनी चलने लगेगी। तो उन सभी एरियाज़ को कैटर करने के लिए एक प्रोग्राम था CSR इनिशिएटिव, जो कि इको एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, लेबर स्टैंडर्ड्स, जेंडर बैलेंस, ह्यूमन राइट्स, सबके ऊपर काम करता है ताकि इस तरह से कंपनियां और सोशली रिस्पॉन्सिबल हो सके। कुछ ऐसा ही इंडिया ने कोशिश करी है CSR के बाद इसको साइंटिफिक एरिया में भी अडॉप्ट करने की, जहां साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी SSR शुरू किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस दी है, जिसके थ्रू लेट्स से जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, वो अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल
वॉलंटरी बेसिस पे कर सकते हैं, कैसे समाज की और को विज्ञान की ओर ले जाने में, कैसे साइंस एंड टेक का इकोसिस्टम और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्या साइंस एंड टेक का इस्तेमाल होकर हम सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। क्या साइंस का इस्तेमाल करके हम जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए कोई ऐसा संसाधन बना सके, कोई ऐसी मशीन बना सके जो सस्ती और उनकी हेल्प कर पाए। इस तरह के काम होंगे अंडर साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें अगर आप कोई साइंटिस्ट है, कोई कंपनी है जो साइंटिफिक एरिया में काम कर रही है, वो ऐसा कुछ काम करती है, तो उसका वेटेज दिया जाएगा उनके सीएसआर एक्टिविटीज़ को जब उनको असेस किया जाएगा, चाहे वो नॉलेज वर्कर हो या साइंटिफिक वर्कर हो या साइंटिस्ट हो, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो इंसेंटिवाइज हो पाए। अच्छा, हम ये काम करेंगे, हमें वेटेज मिलेगा, तो हम हो सकता है इसका बाद में इस्तेमाल करें टैक्स रिबेट्स देने में या इस तरह के कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने में। तो वो चीज़ें हैं जिसके उठाया हुआ कदम है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए गाइडलाइंस अब लॉन्च की गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन आर्टिकल्स में आपको कितना याद है, कितना सही से आप आंसर कर पा रहे। सुपर वासुकी के बारे में आपने देखा होगा, रिसेंटली भारत में कोल की कमी पड़ गई थी, पावर कट्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो कहा जा रहा था कि दिक्कत यह है कि जहाँ कोयला है, जो कोल माइंस हैं, वहाँ से कोयला पावर प्लांट्स तक पहुँच नहीं पा रहा, उसमें डिले हो रही है। डिले की वजह से जितनी हमें बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली जनरेट नहीं हो पा रही है। देश में कोयला भी था, पावर प्लांट भी ऑपरेशनल थे, पर जो कोयला था वो टाइम पर जगह पे नहीं पहुंच पा रहा था ड्यू टू वेरियस रीजंस। शायद कहीं पानी डूब गया था, रेलवे पटरियाँ डूब गई थी, या कोई और रीज़न था। तो उसका इलाज क्या हो सकता है? कोई ऐसा तरीका निकालना जिससे कोयला सीधा सीधा हमारे पावर प्लांट्स तक पहुंच जाए। कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कमी थी, इंडिया में ऑक्सीजन था, वो हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसे कहते हैं एक लॉजिस्टिकल चैलेंज था। तो इस लॉजिस्टिकल चैलेंज का इलाज होता है कि आप कुछ ऐसी विशेष व्यवस्थाएं करें जो इन समस्याओं को पनपने ही ना दे। उसी की तरफ एक कदम है सुपर वासुकी। सुपर वासुकी की एक ट्रेन है जो कि एक फ्री ट्रेन है, यानी मालवाहक गाड़ी है। इसकी खास बात यह है कि जब ये हमने 15वां अपना ये 75वां सालगिरह मंगाया ना आज़ादी का, उसमें ये 3.5 किलोमीटर लंबी फ्रीट की ट्रेन थी जिसका नाम था सुपर वासुकी, जिसमें 295 वैगन्स थे ये गए, जो कि 27,000 टन तक का कोयला लेके गई है। तो ये आज तक की सबसे लंबी और हैवीएस्ट फ्री ट्रेन है इंडिया की। इसको स्टेशन क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, इतनी लंबी ट्रेन है। 5 रैक्स को जोड़ के इसको बनाया गया है। इसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है कि जब ऐसी ज़रूरत पड़े, जब हमें बहुत सारा कोई सामान तुरंत पहुंचाना हो, बहुत सारा वॉल्यूम में पहुंचाना हो, तो ये उसको आसानी से पूरा कर सकता है। जब पीक सीज़न आएगा, जब गर्मियों का सीज़न आता है, जब बहुत ज़्यादा कोयले की डिमांड होती है पावर प्लांट्स में, तब ये उसको बहुत जल्दी पहुँचा पाएगा। तो इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए सुपर वासुकी की शुरुआत की गई है, जो 3000 मेगावाट के पावर प्लांट को पूरे एक दिन तक चला सकता है। इतना कोयला वो अपने साथ कैरी कर सकता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सुपर वासुकी क्या है, इसकी क्या रेलेवेंस हो सकती है, इतना जानना। ठीक है, और कितने फ्रीट कोड्स जोड़े गए हैं, कितनी लंबी ट्रेन है, ये शायद ही आपसे पूछ पाए, पर 3.5 किलोमीटर लंबी है, नॉलेज के लिए सही है। और 295 वैगन्स इसमें है, तो सोचिए कितने सारे होंगे। 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। आगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। असल में क्या होता है ना, जब कोविड आया तो कई कंपनीज जो ऑपरेशन में थी उनको बहुत लॉस लगा, काम नहीं हुआ 2 साल तक। तो जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, बिजनेस 2 साल ठप रहा। तो लेट्स से आपको बिस्किट बनाना है और आपकी बिस्किट की कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास मैदा ही खरीदने का पैसा नहीं है। 2 साल में सब खर्च हो गया, मशीनें हैं, सब कुछ है। अगर आपको पैसा मिल जाए मैदा खरीदने के लिए, फिर आप मैदे से बिस्किट बना लें, आटे से बिस्किट बना लें पैकेजिंग के लिए, आपका मार्केट में बिस्किट बेचना शुरू हो जाएगा, आपकी कंपनी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल, एवरीथिंग एल्स इज इन प्लेस। तो उसके लिए एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लगाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी करके से 5 लाख करोड़ का बजट दिया गया है कि अगर हॉस्पिटैलिटी और इससे जुड़ा हुआ कोई सेक्टर है, टूरिज्म वगैरह, यहाँ पर किसी को लोन चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, तो यहाँ आ सकते हैं। ताकि जैसे होटल चल रहा है लेकिन ऑपरेट नहीं कर पा रहे आप क्योंकि पैसा ही खत्म है, उस ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो मदद चाहिए आपको, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 का जो था, उसके अंदर ये दिया जा रहा था, ताकि ऑपरेशनल लायबिलिटीज जो है, सैलरीज देनी है, कुछ ऐसा मेंटेन करना है ताकि बिजनेस शुरू हो पाए। एक बार चलने लग गया तो फिर धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। उसको पुश करने के लिए था ये इन कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो 2020 का था, उसको अब बढ़ा के 5 लाख करोड़ किया गया है फॉर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके तहत जो मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 100% गारंटी दी जाती है कि भाई कोई लॉस अगर आपको होगा, अगर ये लोन रिपे नहीं हुआ तो हम ये देंगे। ये कौन इसका ऑपरेशनल डोमेन में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो 5 लाख करोड़ इसको बढ़ा के कर दिया गया है और 3.67 लाख करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं इस तारीख तक। तो खास बात क्या है कि जो ऑपरेशनल लॉसेस हैं, ऑपरेशनल कैपिटल है, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश इसके अंदर की गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। क्या करती है, आई होप आप समझ गए होंगे। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो जल जीवन मिशन, हर घर जल के बारे में है। गोवा एंड दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये
पहला स्टेट और यूटी बन गया है जिसे हर घर जल के तौर पे सर्टिफाई कर दिया गया है। हर घर जल, हर घर को टैप्ड वाटर यानी कि टोटी का पानी मिले। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे 2019 में शुरू किया गया ताकि सभी लोगों को क्वालिटी और एडिक्वेट पानी मिल जाए। 2024 तक टारगेट है कि हर घर तक पानी हमें पहुंचाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम स्टेट एंड यूटीज के साथ मिलकर कर रही है। मिशन मोड प्रोजेक्ट है, यहां पर कम्युनिटी अप्रोच अपनाया गया है। लोगों को शामिल किया जाएगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन एजुकेट और कम्युनिकेट किया जाएगा। पानी अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा ना। इकट्ठा कौन करेगा? लोग करेंगे। उस पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। फर्दर यहां पर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सभी लोगों तक पहुंच जाए, ये प्रायोरिटी रहेगी और वो साफ पानी हो। सर्टिफिकेट लेने का मैकेनिज्म क्या है? एक मार्गदर्शिका है जल जीवन मिशन की जिसमें ये पूरा तरीका बताया गया है। एक फील्ड इंजीनियर होंगे जो सर्टिफाई करेंगे कि जो ग्राम सभा है वहां पर हर घर जल की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद जो पंचायत के मेंबर्स होंगे वो ग्राम सभा में उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करके ये कंफर्म करेंगे कि हाँ, कोई भी घर छूटा नहीं है, हर घर को पानी मिल गया है, और उसके बाद ये सर्टिफाई कर दिया जाएगा। फर्दर ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जितने भी स्कूल्स, आंगनबाड़ी और बाकी के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी पानी की व्यवस्था की जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप की है सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ और सेकंड फेज लॉन्च कर दिया है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का। नाम से समझ में आ रहा है ना, ग्रामीण यानी कि गांव में रहने वाले लोगों को बनाना है उद्यमी। उद्यमी बनाने के लिए सबसे पहले आपको उनको स्किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको स्किल किया जा रहा है संसदीय परिशंकुल योजना के अंतर्गत। उन्हें कई सारे जो ट्राइबल यूथ्स हैं उनको कई सारी एक्टिविटीज़ में स्किल किया जाएगा और फंक्शनल स्किल्स दी जाएंगी ताकि वो लाइवलीहुड के लिए जॉब अटेन कर सकें। अब ये 6 राज्यों में इंप्लीमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास जिम्मेदारी है कि इसे फंड करें। फर्दर उन्हें कई तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन या सोलर PV इंस्टॉलेशन का काम, टेक्नीशियन का, प्लम्बिंग का या मैसनरी जो राजगिरी होती है, घर वगैरह बनाते हैं, 2 व्हीलर रिपेयर या मेंटेनेंस, ये सारे काम उनको सिखाए जाते हैं ताकि वो अच्छी जॉब कर सकें। फर्स्ट फेज जो प्रोजेक्ट का है उसे कई सारे ट्राइबल एरियाज़ में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के इंप्लीमेंट किया गया। सेकेंड फेज को भी स्टार्ट कर दिया गया है रांची में, झारखंड के। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से वो रूरल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, माइग्रेशन घटेगा बिकॉज जब वहाँ जॉब नहीं मिलती तो वो कहीं दूर जाते हैं, और हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व भी कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अभी हाल ही में कहा कि अगर जो कस्टम रूल्स हैं जिसे आप कारोटार बोलते हैं, कारोटार एक्चुअली में इसका एब्रीविएशन है, दैट इज कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स। इसे ब्रीफ करेंगे तो कारोटार आएगा। 2020 में ही आया था। इसमें और रूल्स ऑफ ओरिजिन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भीतर आता है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो FT यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो रूल यानी कि रूल्स ऑफ ओरिजिन बताए गए हैं वही प्रिवेल करेंगे। मतलब जो दूसरा वाला है आप इसको प्रायोरिटी दोगे, इस पहले वाले को आप इग्नोर मार दो। कारोटार 2020 गाइडलाइंस तैयार करता है रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर। ये है क्या मामला, समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कई सारे देशों को इंडिया में ट्रेड करने को लेकर या एक्सपोर्ट करने को लेकर सहूलियत देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मालदीव्स का। मालदीव्स के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हम चाहते हैं कि हमारा उनका ट्रेड बढ़े, तो हमने उनसे कहा आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको बहुत ही कम ड्यूटी पे करनी होगी, और इसके लिए हम उनके साथ साइन कर लेते हैं PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन हम ऐसी कोई सहूलियत चाइना को नहीं दे सकते। अगर हमने ऐसा कुछ चाइना को किया तो चाइना तो अपना सारा आइटम उठा के हमारे यहाँ डंप कर देगा। इससे बचने के लिए हम मालदीव के साथ PTA करेंगे लेकिन चाइना के साथ नहीं करेंगे। चाइना क्या करता है कि चाइना अपना सामान भेजेगा मालदीव में और उसके बाद मालदीव से वो सामान हमारे यहाँ आ जाएगा। एक्चुअली में वो चाइनीज़ आइटम है जो मालदीव से होकर हमारे यहाँ आ रहा है। हमें लग रहा है कि हम मालदीव से सामान ले रहे हैं बट वो चाइनीज़ आइटम है और वो PTA का यानी कि जो बहुत कम टैरिफ लगती है उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन का मामला आता है। हम इस बात को इंश्योर करते हैं किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते वक्त कि जिस जगह से उस चीज़ को इंपोर्ट किया जा रहा है वो उसी जगह की है, मतलब रूल्स ऑफ ओरिजिन वहीं का है। कुछ रूल्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कोई भी सामान पूरी तरीके से इंडिजिनियसली नहीं बनता, उसमें कुछ न कुछ आइटम्स तो बाहर का रहता ही है। फिर भी हम ये कहते हैं कि आप जो कुछ भी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें 40% आपका होना चाहिए या 50% आपका आइटम होना चाहिए, तब हम उसे रूल्स ऑफ ओरिजिन के तहत मानेंगे कि वो आपका आइटम है। या जो आइटम आपने कहीं और से मंगाया भी है आप उसमें कम से कम 35% का अपग्रेडेशन करोगे, उसे अपडेट करोगे, उसके बाद हम आपसे बोलेंगे। इसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं और इसीलिए ये कारोटार लाया गया था 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान होते हैं कि अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरे देश को आप बहुत रेगुलेट कर नहीं सकते, तो आपके यहाँ जो व्यक्ति उस आइटम को इंपोर्ट कर रहा है, एक इंडियन, आप उसके ऊपर नकेल कसते हैं। उससे कहा जाता है कि किसी भी सामान को इंपोर्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि जो ओरिजिन क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो। दूसरा कि ओरिजिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन
क्योंकि जो भी कंट्री अपना सामान यहाँ पर भेजेगी उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना होगा कि ये सामान हमारे यहाँ का ही है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जानकारी आप अच्छे से मेंशन करो ताकि जो बिल ऑफ एंट्री है उसमें वो साफ साफ लिखा हो और कस्टम ऑफिसर्स को दिख जाए कि हाँ बिल्स ऑफ ओरिजिन के मामले क्लियर हैं या नहीं है। रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो भी प्रोविजंस हैं उनके कंसेशंस एफटीए के भीतर उन्हें तभी मिलेंगे जब प्रिस्क्राइब जो मामला है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि 35% जो भी आइटम वो कहीं और से मंगा रहे हैं उसे अपग्रेड किया गया है, वैल्यू एडिशन किया गया है उसी देश में। पहले होता था कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया, बात बन गई। नहीं, अब आपको ये इंश्योर करना होगा कि 35% आपने उसमें अपडेट भी किया है। कंट्रीज पहले क्या बोलती थी कि हमने अपडेट कर दिया, जबकि अपडेट करने की या वैल्यूडेशन के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपग्रेड या वैल्यूडेशन किया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऐसा किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। प्रश्न देखिए 2016 में इसी नेचर का था, दैट वाज ऑन RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। न्यूज़ में अक्सर आता है। ये किससे संबंधित है? सही जवाब था बी, आसियान। दैट वाज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मून लाइटिंग के बारे में है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी एक रेगुलर जॉब होती है 9 to 5 की। जब वो अपनी जॉब से लौटते हैं तो आराम करते हैं, फिर उनके पास वर्क फ्रॉम होम टाइप का कोई काम होता है, वो उसको लेके बैठ जाते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं। या फिर वो किसी और जगह पे जाके कोई एक एडिशनल और काम कर लेते हैं जो 2-3-4 घंटे का हो। जब आप एक जॉब के बाद दूसरी जॉब करने लग जाते हैं तो उसे ही मून लाइटिंग कहा जाता है। इन जनरल जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपका रेगुलर एम्प्लॉयर है, जो 9 to 5 की जॉब आपको देकर रखे हुए है, आप उसे इसके बारे में नहीं बताते हैं कि आप कोई एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं। चूंकि ये काम जो आप करते हैं वो रेगुलर जॉब के अलावा करते हैं, तो इन जनरल ये काम रात में ही किया जाता है क्योंकि वही आपके पास फ्री टाइम होता है। एंड दैट इज द रीजन कि इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। स्विगी ने अभी हाल ही में मून लाइटिंग पॉलिसी लॉन्च की है, जहां पे उन्होंने बोला कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है अगर हमारे एम्प्लॉयज़ कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो। वो उनका पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, जो अपने वर्क के बाहर वो कोई काम करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। मून लाइटिंग एक ऐसा काम होता है जहां पर आप रेगुलर वर्किंग आवर्स के अलावा एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं। नाइट टाइम में होता है या वीकेंड्स में होता है तो मून लाइटिंग कह दिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। मून लाइटिंग इसलिए किया जाता है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सके, कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो वो पूरी हो जाए। कई सारे लोग इसे पैशन फॉलो करने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ नई स्किल्स मिल जाएंगी, उन्हें कुछ और रिलेटेड डोमेन्स में जानकारियाँ मिलेंगी, लोगों से वो कनेक्ट हो पाएंगे। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो अब्रॉड में होती हैं वो इस प्रकार के साइड प्रोजेक्ट को वैल्यूएबल मानती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने 9 to 5 जॉब के अलावा उनके कामों को करना चाहता है तो वो इस बात को लेकर पॉजिटिव रहते हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट दिए जाते हैं। एक आर्गुमेंट तो ये है कि ये इलीगल तो नहीं है, लेकिन कई बार इसे अनएथिकल कहा जाता है क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयर को बताया नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। इसको रोकने के लिए कोई लॉ नहीं है, एक व्यक्ति फ्री है, अगर वो एक से ज़्यादा काम करना चाहता है तो कर सकता है। हालांकि अगर आप सिमिलर नेचर का जॉब कर रहे हैं, लाइक एक जॉब आप यहाँ पे कर रहे हैं और वही जॉब आप कहीं और भी मून लाइटिंग के फॉर्म में कर रहे हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी को लॉस पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आपको जो इफिशियंसी चाहिए अपनी इस रेगुलर काम में वो भी प्रभावित होगी क्योंकि आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी, वो इफिशियंसी आप नहीं दे पाएंगे अपनी पहली जॉब को जो रिक्वायर्ड है। इस आधार पर मून लाइटिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसके बाद आप अपना राशन देश में कहीं भी ले सकते हैं। उसी की तर्ज पे वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम पर अब बातचीत चल रही है। वन नेशन वन चार्जर की भी बात चल रही है। वैसे ये वाला काम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जगह जगह जो इतने सारे चार्जर्स ले जाने पड़ते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। फर्दर अगर आप गलती से चार्जर भूल जाएं तो पता चला जिस चार्जर की नीड आपको है वो सामने वाले के पास है ही नहीं। आप बी टाइप का चार्जर यूज़ करते हैं, उनके पास सी टाइप का है, या आप आईफोन या किसी लैपटॉप का चार्जर यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट है, जो आप चाहते हैं वो नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वन नेशन वन चार्जर का भी कॉन्सेप्ट ज़रूर से इंप्लीमेंट होना चाहिए। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम बिल्कुल सिंपल ये है कि जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अनाउंस किया है कि जल्दी ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर पे काम किया जाएगा। मतलब फर्टिलाइजर का एक सिंगल ब्रांड और जो लोगो होगा उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा सरकार की ओर से, उन सभी फर्टिलाइजर्स के लिए जिनको सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना इस नाम से इन सभी फर्टिलाइजर्स को बेचा जाएगा। ओन ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम में जो भी कंपनीज उस फर्टिलाइजर को बना रही हैं वो अपना नाम, ब्रांड, लोगो, ये सब कुछ रिलेवेंट जानकारी इससे मतलब पब्लिश करेंगे, बताएंगे, लेकिन वो उस फर्टिलाइजर के पैकेट के 1/3 स्पेस के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतने में उन्हें अपना सब कुछ बताना होगा। लेटर ऑन जो 2/3 स्पेस होगा उसमें भारत ब्रांड को पब्लिसाइज किया जाएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो होगा जिसे शो किया जाएगा, और ये सारी कंपनीज करेंगी। जो सिंगल ब्रांड नेम होगा वो अलग अलग फर्टिलाइजर को दिया जाएगा। जैसे यूरिया को नाम दिया जाएगा भारत यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप को नाम दिया जाएगा भारत डैप, म्यूरिएट ऑफ पोटास MOP को नाम दिया जाएगा भारत MOP, और
एनपीके को नाम दिया जाएगा भारत एनपीके। ये इनके नाम होंगे जिनके नाम पर इन्हें ब्रांड किया जाएगा। जो सभी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज़ हैं और फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज़ हैं, उन सभी के द्वारा यही नाम इस्तेमाल किया जाएगा। जो स्कीम है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर की कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा जो सब्सिडीज अटेन करते हैं। और फर्टिलाइजर ब्रांड्स में इसमें पूरे भारत में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और हम एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर पाएंगे। देखिए फर्टिलाइजर वगैरह पे आपको लग रहा होगा क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, बस हम आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्रश्न पूछा गया है 2020 के प्रीलिम्स में, तो क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस बारे में तैयार भी रहना चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो रिटेल प्राइस होता है केमिकल फर्टिलाइजर का वो मार्केट ड्रिवन होता है, गवर्नमेंट इसे एडमिनिस्टर नहीं करती है। दूसरा ये है कि अमोनिया का जो इनपुट है, जो यूरिया का इनपुट होता है अमोनिया, ये नेचुरल गैस से निकलता है। सल्फर जो कि रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर के लिए, ये बाई प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनरीज का। कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए पहला वाला गलत था बिकॉज गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है, नहीं तो केमिकल फर्टिलाइजर बहुत महंगे हो जाएंगे। बाकी ये दोनों तो सही हैं, तो 20 का आंसर था 2 and 3 ओनली। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड डॉफ वायरस की। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपसे जनरली ये पूछा जाता है कि ब्लैक स्ट्रीक्ड डॉफ वायरस किससे संबंधित है, क्या ये किसी साइबर क्राइम से संबंधित है या कोई बीमारी है या किसी एक ट्रांसमिसिबल जूटोनिक डिजीज़ है। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि डिजीज़ किससे रिलेटेड है। तो ये जो स्ट्रीक्ड डॉफ वायरस है ये असल में पता लगा है कि जो धान की फसल होती है पंजाब हरियाणा में, उनको ये बीमारियां ग्रसित हो रही थी जिसकी वजह से बीमारी फैल रही थी। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि किस में फैलती है, तो धान के पौधों में। इसका नतीजा क्या होता है, जो पौधे हैं उनकी साइज़ कम हो जाती है, यानी वो डॉफ प्लांट्स बन जाते हैं। और ये नाम दिया गया है सदर्न चाइना के इलाके में जहाँ ये वायरस पहली बार मिला था, जो पैडी यानी राइस से रिलेटेड है, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड डॉफ वायरस। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी है कि किस तरह फैलता है। तो इसका जो कैरियर है वो है वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर। वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर मतलब एक हरे रंग का एक जो कैरियर है जिसको अपने साथ लेके जाते हैं, इससे बीमारी फैल जाती है। इनको रोकना बड़ी मुश्किल होता है, इसलिए कहा जाता है कि फार्मर्स को अपने क्रॉप्स को समय समय पे चेक करना चाहिए क्या ये वायरस उनके पेड़ में है तो नहीं। ये तब होता है जब पेड़ थोड़ा सा झुक जाता है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज ब्लैक स्ट्रीक डॉफ वायरस, किससे रिलेटेड है ये, तो पैडी क्रॉप से। कहाँ फैला था, पंजाब हरियाणा में, सदर्न चाइना से उठ के आया ये, और ये राइस की क्रॉप को इम्पैक्ट करता है, उनके पौधों को छोटा कर देता है, डॉफ बना देता है, जिससे उनका यील्ड काफ़ी घट जाती है। और इसका भी कोई ऐसा इलाज नहीं है, तो इसको रोकना ही इसका बेस्ट उपाय है। ये कहाँ पता लगा है, किस यूनिवर्सिटी ने पता लगाया है, तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये पता लगाया वहाँ के साइंटिस्टों ने हाल में। तो ये पैडी रिलेटेड एक डिजीज़ हमें पता लगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ बात हो रही है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। अब देखिए जनरली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अगर कोई व्यक्ति डिग्री लेके बैठा है तो उसे गिना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपको किसी कंपनी में काम मिलेगी, पर हो सकता है आप कुछ इंजीनियरिंग का काम किसी वर्कशॉप में करते थे, या कोई एक दुकान है जहाँ कोई काम इंजीनियरिंग का कुछ करते आ रहे हैं और उनके पास वो पता है उन्हें कि वो इंजीनियरिंग का इक्विपमेंट काम कैसे करता है, क्योंकि सालों सालों उन्होंने काम किया, पर उनके पास डिग्री नहीं है तो उनकी वैल्यू नहीं है। तो ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए ना जहाँ जिसके पास पहले से कुछ ज्ञान है ड्यू टू बिंग वर्किंग इन दैट एरिया, या फिर पारिवारिक रूप से वो काम करते आ रहे हो, तो उसकी पहचान के लिए एक RPL प्रोग्राम होता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। पहले जो आपके पास पहले का जो कौशल है, जो आपके पास स्किल है, उसको सर्टिफाई करने की एक प्रोग्राम जो कि अभी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ने शुरू किया है कि जो NDMC के वर्कर हैं उनका RPL प्रोग्राम में जो उनका कोर्स कंप्लीट हुआ तो उनको ये सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आपके पहले से जो स्किल्स हैं उसको पहचाना जाए। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये RPL प्रोग्राम रन होता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि असल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जब लॉन्च हुई थी उसी के कंपोनेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज़ योर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। क्योंकि कौशल की पहचान होना भी आवश्यक है कि आपके पास पहले से अगर कोई स्किल है तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि मुझे ये आता है, ताकि लोग जान पाए और आपको हायर कर पाएँ। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। तो संकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत ही से लॉन्च किया गया है। एजेंसी कौन सी होगी, NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी क्या फीचर्स हैं, कोई फी लेवी नहीं होती, आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम देना है, आपको उल्टा 500 रुपये दिए जाते हैं अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपको एक डिग्री दी जाती है, आपको डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया जाता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज आपको दी जाती है 3 साल की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम में मिलते हैं। अब अगर RPL पे क्वेश्चन आया तो आपसे पूछा जा सकता है, डज एनी पर्सन पासिंग RPL प्रोग्राम विल गिवन अ 500 रुपीज़ अवार्ड और अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट यू गेट 500 रुपीज़ कैश। तो आपको लगेगा नहीं यार क्यों ही देंगे 500 रुपये, पर वो दिए जा रहे हैं। क्या आपको इंश्योरेंस मिल रही है, हाँ वो भी मिल रही है। तो यहाँ ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें भी इसके साथ मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही हैं। तो कन्फ्यूज़ वहाँ पर नहीं होना है। और क्या एम है भाई इसका एम है कि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल की ट्रेनिंग हो। अगर कोई
कॉलेज से पढ़ के बच्चा आ रहा है या फिर कोई किसी एक क्षेत्र में काम कर रहा है, पेरेंट्स काम करते थे, फैक्ट्री है वहाँ उन्होंने काम किया सालों तक, उनको अनुभव है, तो हो सकता है उस अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत इंडस्ट्री को ज़्यादा हो, तो उसको अगर सर्टिफाई किया जा सके और उसको बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके, यही कोशिश है इसकी। तो ये स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम जो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग है उसमें सहायता प्रोवाइड करती है बेटर स्किल के लिए और इनइक्वालिटी घटाने के लिए। और ऑब्वियसली किसी को अगर सर्टिफिकेशन मिलेगा तो बेहतर उनके पास एक्सपोजर होगा, बेहतर वो चीज़ें सीख पाएंगे। इस प्रोग्राम के अंदर आप चाहे पॉटरी की बात हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्किंग हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो, इन सब में जिन्होंने पहले भी जिनके पास जो स्किल है उसको सर्टिफाई करने की प्रावधान इसके अंदर दिया जाता है। आगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या थी, 2015 में लॉन्च हुई थी अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर। कोशिश ये थी कि आप असेसमेंट फीस पे करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइडर मिलेंगे जो आपको तैयार करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप आगे जाकर और कोई रोज़गार कर पाएँ। इस स्कीम की फंडिंग सेंटर स्टेट लेवल पे 50-50 बेसिस पे होती थी और इसमें डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ होती थी कि भाई किस तरह काम किया जाए। फिर जब आप स्किल की बात करें तो स्किल की हिंदी कौशल होती है, तो ये थी कौशल विकास योजना। लेकिन इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्कीम थी, वो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो 2014 में यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए शुरू की गई थी। जनधन योजना में जैम, जनधन, आधार और मोबाइल तीनों का इस्तेमाल किया गया, जिससे हमारे जितने लूप होल्स थे, हमारी जो पीडीएस सिस्टम है, पहले चावल किसी को मिला किसी को नहीं मिला, उन सभी को क्लैरिटी की कि भाई अब जैसे ही कोटे में या फिर जहाँ पर राशन की दुकानों में आपका चावल आया तो आपको फ़ोन पे एसएमएस आ गया कि भाई ये चावल आ गया है, आपका आधार नंबर ऑथेंटिकेट है, आप जाएंगे आपको आपके हिस्से के चावल ये चीज़ें मिलेंगी जो लेकर आप वापस जा सकते हैं। तो लीकेज खत्म हो गई, कितने लोग हैं उसका पता है, आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट किया गया है। जनधन के अकाउंट के थ्रू अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो पैसा आपके खुद के अकाउंट में जाता है, ऐसा नहीं किसी और सरपंच या मुखिया को दिया गया जिसने आपको कुछ कैश काट के आपको कमीशन काट के पैसे मिले, ऐसा नहीं, सीधा जो लाभार्थी इसके खाते में पहुंचा जाए। तो ये जाम योजना जो शुरू की गई, जनधन, आधार, मोबाइल, इन सभी की शुरुआत थी, एक तरह से इंपॉर्टेंट स्टेप था उसका प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो कम कॉस्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके हाथों हाथ आपको प्रोवाइड की जाए। इसके अंदर जो भी अनबैंक थे, जिनको बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, उन सभी को बैंकिंग क्षेत्र में लाना था, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर खड़ा करना था। सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की बात हो, आपका एक खुद का डेबिट कार्ड की इशुएंस की बात हो, 2 लाख तक की फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात हो, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट जैसी चीज़ों को की भी उपलब्धता दी जा सकती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट हैज़ बीन द रेलेवेंस ऑफ जनधन योजना, तो अकाउंट बनाने के अलावा, इन सभी के अलावा जो सुविधाएं अब एक बार किसी का अकाउंट खुल गया जो उसको दी जा सकती है वो कहीं बेहतर है, चाहे अटल पेंशन योजना हो या बाकी जो भी आज स्कीमें गवर्नमेंट चला रही हैं, वो तभी सक्सेसफुल है जब उनका एक पहले बेसिक अकाउंट खुला हुआ हो बैंक में। इसके 6 प्रमुख पिलर थे कि भाई ब्रांच एंड बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है 10,000 की हर एलिजिबल कैंडिडेट को, कि आपके पास अगर बेसिक सेविंग अकाउंट है तो आप चाहें तो 10,000 तक अतिरिक्त निकाल सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड था कुछ हद तक। और लाइफ कवर, एक्सीडेंटल कवरेज, ये सब दिया गया था। जिन्होंने 15 अगस्त 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 के बीच में अकाउंट खुलवाया था, उनको 1 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर और 30,000 तक लाइफ कवर दिया गया था। और एक पेंशन स्कीम भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लॉन्च की गई। तो इस तरह की जो भी स्कीमें थी ये इसके अंदर समाहित हुई। तो कोशिश यही थी कि हर एक घर को, एक एडल्ट को एक बैंक अकाउंट मिले हर एक घर में, ताकि बेहतर तरीके से वो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन पाए, ताकि बेहतर तरीके से वो सेवाएं ले पाए। उनको अगर बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूजन मिल गया तो उनको पता लगेगा कि बैंक से वो लोन कैसे ले सकते हैं, कौन सी सुविधाएं हैं, बिना किसी नुकसान के वो सभी फ़ायदों का उठाए, जो भी नुकसान है उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। जो योजनाएं गवर्नमेंट की हैं उनका फ़ायदा उनको सीधा सीधा मिल सकता है अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। एक क्वेश्चन भी इससे आया था, हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर पीएम, क्या वजह थी इसकी? प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट, प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरियाज, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, या प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प इन द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। हमें पता है कोशिश थी फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने की। कैसे इंक्लूजन बढ़ाने की? न सिर्फ इसमें आपका अकाउंट खुल रहा है, बल्कि एक एक्सपोजर मिल रहा है उस सेक्शन को, उस तबके को जिसको पहले कोई एक्सपोजर ऐसा मिला हुआ नहीं था। चाहे वो बैंक की बात हो, चाहे वो लोन्स की बात हो, चाहे वो बिना लीकेज सुविधाएं प्राप्त करने की बात हो, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर प्राप्त की गई थी। ऐसे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो अगर आपसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आपसे पूछूं तो कौशल विकास योजना का क्या उद्देश्य है? क्या केवल यही उद्देश्य है कि लोगों में स्किल नई डेवलप की जाए, न्यू स्किल्स टू बी डेवलप्ड? नो, इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट जहाँ पर जो पहले से किसी के पास अनुभव है उसको भी सर्टिफिकेशन मिले। तो वही यहाँ पर हमने देखा भी होते हुए। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की बात आती है, जो आपको पता है कि भाई
पहले यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, फिर अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी इसको बढ़ावा देने की, कुछ राज्यों ने भी फॉलो अप किया कि हर डिस्ट्रिक्ट जिसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एक प्रोडक्ट को बनाने में या उसके प्रोडक्शन में, उस पर फोकस करना। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक ODOP और एक ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जैसे UPI ने सबको एक इक्वल प्लेइंग ग्राउंड दिया, उसी प्रकार से एक वह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हो जहाँ सभी लोग एक मेन चैनल से जुड़ जाएं। जो मैन्युफैक्चरर लेट से किसी एक देश के किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा है तो वो भी उस नेटवर्क के थ्रू अपने सामान को उसी तरह बेच पाए जैसे कोई सेलर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे बेच पाता है। तो टू क्रिएट इक्विटी इन द मार्केट ऑफ रिटेल बिजनेस, क्योंकि हमने देखा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसी कंपनियों का मेजर शेयर होता जा रहा है रिटेल मार्केट में। तो कोई दुकानदार चाहे तो इक्वली कम्पीट कर पाए, उसके लिए एक ओपन नेटवर्क बन रहा है डिजिटल कॉमर्स का, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब कोशिश ये की गई है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि क्यों ना हम ODAP इनिशिएटिव को मैच कर लें ONDC के साथ। तो लेट्स से किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक प्रकार की मिठाई बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, अगर हम आगरा पेठा की बात कर लें, पेठा के प्रोडक्ट है जो आगरा में बहुत अच्छा बनता है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो अगर वहाँ का पेठा ONDC से कनेक्टेड है तो आगरा के दुकानदार पेठे को तुरंत, जब आपकी इच्छा हो, आप आगरा से पेठा, ऑथेंटिक पेठा वहाँ से मंगवा सकते हैं। वो आपके घर पे डिलीवर होगा, वो दुकानदार जो आगरा में कोई बैठे हैं तो वो आपके घर तक उसको पहुंचा पाएंगे विद द सेम एफिशिएंसी एज लाइक समवन जो अमेजॉन के थ्रू सेल कर रहा है। तो कोशिश है इसको कोलैबोरेट कराने की। तो ये अडॉप्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के अंतर्गत, PMFME, यानी जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज हैं उनको जोड़ा जाएगा, जिनको सपोर्ट दी जाएगी कि वो एक क्लस्टर क्रिएट कर सकें। डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कहीं लीची बहुत मिलती है, कहीं आम बहुत अच्छे प्रोडक्शन या उपजाऊ है, बहुत फेमस है, तो वहाँ से आम के क्लस्टर्स बन जाएंगे, उनकी प्रोसेसिंग की बात हो गई या उससे कुछ प्रोडक्ट बनता है तो उसके बारे में आसपास मार्केट डेवलप होगा, जो फिर प्रॉपरली ONDC का सहारा लेकर कस्टमर्स तक पहुंच पाएगा। तो एक प्रोड्यूस बेस्ड, सीरियल बेस्ड या फूड बेस्ड आइटम जो एक डिस्ट्रिक्ट का है उसको बढ़ोतरी दी जाएगी। जो पेरिशेबल आइटम हो, खास बात उसकी बात की गई है, पेरिशेबल आइटम हो तो वो पहुंच पाए। तो ऐसा नहीं करना कि पेरिशेबल आइटम है तो आप सोच लो, नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। पेरिशेबल आइटम भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, अक्सर पेरिशेबल आइटम्स ही बनते हैं इसका पार्ट बेसिकली। सो ये प्रोडक्शन और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर किस तरह से स्कीम बेहतर तरीके से जो एक इलाके में प्रोड्यूस होती है वो पूरे देश भर में पहुंचाई जा सके, उसके बारे में बात करती है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एग्री प्रोडक्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट हैविंग कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ONDC का फायदा ये है कि ये कॉमन डिजिटल स्पेस बना पाएगा बायर्स और सेलर्स के लिए, और ई-कॉमर्स को बढ़ावा दे पाएगा, एक इक्विटी प्रोवाइड कराएगा बाकी मैन्युफैक्चरर और रिटेल सेलर्स के लिए भी। तो ये इंटीग्रेशन एक्सपेंड करेगा प्रोडक्ट्स को भी और मार्केट को भी। ये बात हो गई ONDC और ODOP की, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात हमने कर ली। क्या है चीज़ें हम थोड़ी बहुत समझ ली, और कैसे इसको बढ़ावा देने की बात कॉमर्स मिनिस्ट्री कर रही है उसके बारे में जाना। एक बात आई जो न्यूज़ में थी, वो थी रजिस्ट्री फॉर टू चेक बैंकिंग फ्रॉड्स। RBI ने कहा है कि बैंक के फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, लगातार कोई कॉल आ गया किसी नंबर से जिससे अगर आप UPI का आपका कुछ डिजिट मांगा और आपके सारे पैसे उड़ा लिए, या आपका एक वेबसाइट है जहाँ क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं या आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा फॉर फेडरल वेबसाइट्स, फोन्स एंड वेरियस मेथड्स यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर्स, जिसका इस्तेमाल करके बाकी कंपनीज को प्रोवाइड किया जाएगी रजिस्ट्री कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं जो ख़तरनाक है, जिससे कि रियल टाइम फ्रॉड को रोका जा सके और कस्टमर्स को भी बताया जा सके कि कैसे कंज्यूमर अवेयर रह पाए और कैसे इन केसेस से बचना है, डिजिटल फ्रॉड से बचना है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ थी, जैसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करी, वैसे ही वन नेशन वन ओम्बड्समैन की बात हुई जो 2021 में लॉन्च किया गया, जिसके तहत अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग इलाकों में कई तरह की समस्याएं होती थी। तो NBFC को लेकर हो गई, कोई बैंक को लेकर हो गई, कोई डिजिटल पेमेंट को लेकर हो गई। तो इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को सुधारने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, एक देश एक ओम्बड्समैन की बात की गई। तो 18 लाख कंप्लेंट रिसीव हुई पिछले साल, जिससे कि 97% केसेस पिछले साल ही क्लियर हो गए। तो एक अच्छा कदम है, जहां ज़्यादा फंसने के बजाय कि आपको अगर डिजिटल पेमेंट में दिक्कत है तो कहीं और जाओ, बैंक का है तो कहीं और जाओ, तो कोशिश की जा रही है कि एक यूनिफाइड वे में चीज़ों को आसानी तरीके से कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए सॉल्व किया जा सके, और काफ़ी सक्सेसफुली देखने को मिला है। तो उसी की तरह अब एक कदम है कि वो डिजिटल फ्रॉड को भी रोके और एक रजिस्टर तैयार करे टू स्टॉप बैंकिंग फ्रॉड्स। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।